नमस्कार, प्रणाम और डेस्टिनी स्टार पर जुड़ने वाले सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं का मैं आचार्य जिज्ञासु हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही टेक्निकल और सेंसिटिव विषय आपके बीच में लेकर आए हैं। तो आशा है आप, जिस प्रकार जूलियस सीजर ने कहा था ना, फ्रेंड्स रोमन एंड कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, तो आप लोग ध्यान से अपना मन इस लेक्चर पे लगाइए और विश्वास मानिए इस लेक्चर के बाद कुछ ना कुछ आपके जीवन में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेके विचार और ज्ञान बढ़ेगा। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिए। पहला सुख निरोगी काया, यानी कि इंसान का जो पहला सुख होता है वो निरोगी काया होती है। दूजा सुख घर में हो माया, ठीक। और तीजा सुख कुलवंती नारी। और चौथा शुक्र पुत्र हो आज्ञाकारी। पांचवा सुख स्वदेश में वासा, अपने देश में रहना। पांचवा सुख स्वदेश में वासा। और छठवां सुख राज हो पासा, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। और सातवां सुख संतोषी जीवन। तो सबसे पहले हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में क्या बोला? पहला सुख निरोगी काया। तो जब तक निरोगी काया आपके पास नहीं है तो आप शांति सुखद जीवन का प्रमुख लक्षण है मनुष्य का पूर्ण स्वस्थ और निरोगी रहना। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी आपके पास वैभव हो, ऐश्वर्य हो, सब बेकार है। उत्तम स्वास्थ्य के बिना, उत्तम स्वास्थ्य या निरोगी काया के बिना धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव सब व्यर्थ है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के गूढ़ रहस्यों को समझने की तरफ। ठीक है। तो शास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष शास्त्र और हमारे जितने भी शास्त्र हैं, कि शरीरम व्याधि मंदिर, शरीर जो है वो व्याधियों का मंदिर है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के परिप्रेक्ष्य में। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी, पंचकर्म, एक्वाप्रेशर, भांति भांति के तरीके हैं इंसान को निरोगी रखने के लिए, रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन आप लोग एक चीज समझ लीजिए, आज की जो एलोपैथिक टेक्निक है, वो आधुनिक चिकित्सा जो है वो रोगों का इलाज करती है, जबकि रोगी का इलाज नहीं करती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सनातन एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि रोग का इलाज ना करके रोगी का इलाज किया जाए। किन कारणों से रोग हो रहा है उन कारणों को दूर किया जाए जिससे रोग ना हो। भाई डायबिटीज में आदमी क्या करता है, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने की दवा देता रहता है। लेकिन वो ये नहीं समझता है, अगर वो ज्योतिष को इससे कंबाइन करे तो एटलीस्ट उसके ये समझ में आएगा कि पैंक्रियाज में बीटा सेल्स के डेड हो जाने से, कम हो जाने से, प्रॉपर इंसुलिन ना बनाने से ये कारक है डायबिटीज का। तो वो हम सिर्फ ब्लड में शुगर को रेगुलेट करने की दवा देते रहते हैं, झटका मार मार के पेंक्रियास को इंसुलिन जबरदस्ती बनवाते रहते हैं। लेकिन हम ऐसा कोई कर्म नहीं करते हैं कि बीटा सेल ठीक हो जाए या ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। लेकिन आयुर्वेद में कहीं ना कहीं इस चीज पे हमारे ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में समझ के चीजों को बताया गया है। और आने वाले दिनों में डेस्टिनी स्टार पे कई सारी बीमारियों के मूल मंतत्व को समझते हुए एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट में ग्रह, गोचर, दशा, नक्षत्र, भाव, राशि क्यों, क्या के किन किन ग्रहों, बीमारियों के, रोगों के कारण बने, उन पर हम स्ट्राइक करना सीखेंगे। राइट जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको चीजें एक समझ में आ गई होंगी, आधुनिक चिकित्सा किस प्रकार काम करती है और ज्योतिष किस प्रकार रोग को, रोगी का, उसके ग्रहों का इलाज करके, नक्षत्रों का इलाज करके, राशि और भाव को समझ के इलाज करके उसको पूर्ण मुक्त करने पर प्रयास करती है। राइट। तो अब समझिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो हमने बता ही दिया कि जिसमें रोग की चिकित्सा नहीं हो पाती है। ठीक है, रोगी की चिकित्सा होती है। अब रोगी की, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ी जाए, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रोगी की कुंडली का परीक्षण, विश्लेषण, ठीक है, व्याख्या करके रोग कारक ग्रह का, नक्षत्र का, भाव का, राशि का हम पता लगाते हैं। ये रोग अगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गर्भपात हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा ग्रह इसको करा रहा है, क्यों, तब उस ग्रह को हम उसकी औषधि का यंत्र बना के ठीक करते हैं, जो हमारे आयुर्वेद में और जो हमारे ज्योतिष चिकित्सा में, मेडिकल चीजों में बताया गया है, उस पर हम इलाज करते हैं। ठीक है। तो आरोग
जब हम कुंडली और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुंडली को साथ में रखते हैं तो आरोग्य कारक ग्रह का ज्ञान हमें हो जाता है। कौन सा ग्रह जो है रोग कारक है और कौन सा ग्रह आरोग्य कारक है जो आरोग्य पैदा करेगा। और जो ग्रह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कारक होता है उसको हम बलि करते हैं और इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करके रोगों का निवारण करते हैं। राइट। अब इसको समझ लीजिए, इतनी चीजें आपके माइंड में एक स्केच बन गया कि किस प्रकार हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वैदिक ज्योतिष के अनुसार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रोग की मुक्ति पर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमने आपके लिए आज कुछ विशेष चीजें रखी हैं उनको जो आज के आधुनिक जीवन में रोग की किन किन कारणों से इंसान रोगी बनता है, पहले इसको एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए, आज का जो आधुनिक जीवन है उसमें प्रदूषण, राइट, पॉल्यूशन, अस्थमा, एलर्जी, बहुत सारी चीजों का कारक है। जल के प्रदूषण से, पानी से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषण इज वन ऑफ द पॉल्यूशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रोग इन मॉडर्न एरा। राइट। इसके बाद गंदगी, साफ एनवायरनमेंट का ना मिलना, असंतुलित भोजन जो कुपोषण को का जिम्मेदार होता है। ये कुछ मेजर फैक्टर हैं, और लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीजें जो है रोगों को बढ़ाने वाली हैं आधुनिक जीवन शैली में। राइट। अब चलते हैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है, वो आप लोग लिख लो, ग्रह बिन न दंड। ग्रह बिन न दंड। ग्रह, अब ग्रहों की अशुभ स्थिति के बिना, ग्रहों, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति ना हो तो रोग पीड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि ग्रह के बिना दंड नहीं मिल सकता है। ग्रह की जिम्मेदारी के बिना या ग्रह उसका कारक ना बने तो फिर आपको ये जो परेशानियां होती हैं जिसमें कि आपकी अशुभ स्थिति, पीड़ा, दुख कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिक फंडामेंटल है जो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कूदने से पहले जानना चाहिए। अब आज हम अपने क्लास में एक दो बीमारियों के कॉम्बिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने आपके लिए एक हृदय रोग, पक्षाघात, हार्ट अटैक, हृदय की बीमारियों, क्योंकि ये आज आयात में पाई जाती हैं, लोगों बहुत ज्यादा, परिवार में हर दूसरा शख्स इनसे पीड़ित होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन को आज हम अपने क्लास में समझेंगे। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी हम आपके साथ बार बार मिलते रहेंगे डेस्टिनी स्टार के माध्यम से, तो और भी बहुत सारी बीमारी जितनी भी लगभग चल रही हैं उन सब पे प्रकाश डालेंगे कि वो उनका कारक ग्रह कौन सा होता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। अपार्ट देन आपकी जो मेडिकल चल रही है दवाइयाँ, वो चलती रहें, क्योंकि वो रोग का इलाज कर रही हैं। और हम आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आने वाले दिनों में रोगी का इलाज करना सिखाएंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। तो चलिए, बिना समय बताए अपनी छोटी सी स्लाइड पे चलते हैं और इससे भी समझते हैं। तो सबसे पहली चीज समझिए कि जब बात आती है हार्ट डिजीज की, ठीक है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल कैसे आप उठाओगे। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो पहले समझ लीजिए, क्योंकि कोई भी रोग पे समझने, तो इसके लिए होता है फोर्थ हाउस। ठीक, पहला रॉ मटेरियल हमने उठाया। दूसरा है कर्क राशि। कर्क राशि मतलब कैप्रिकॉन, ओ सॉरी, कैंसर साइन। ठीक है, और मून। रोग के लिए ये तीन रॉ मटेरियल उठाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये समझिए कि किसी के भी चार्ट में आपको हार्ट पेशेंट देखना है तो कैसे देखेंगे। तो ये तीन रॉ मटेरियल तो आपको उठाने हैं, नो डाउट। सिंह राशि, सन को भी उठाएंगे अभी, लेकिन फिलहाल क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस, कर्क राशि और मून हृदय लंग्स के आसपास का हिस्सा दिखाता है, तो इसको भी हम ले सकते हैं अलॉन्ग विद फिफ्थ हाउस एंड सन ऑल्सो। बट फिलहाल अभी हम इस पे बात करते हैं। अब अगर किसी के चार्ट में फोर्थ हाउस में एफ्लिक्शन है, कर्क राशि पे एफ्लिक्शन है और मून वीक है, यानी ये तीनों कहीं से वीक हो जाए, एफ्लिक्टेड हो जाए, पाप कर्तरी में हो जाए, पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाए, पापी ग्रह बैठ जाए, तो इसका मतलब देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज। राइट। तो मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन फोर्थ हाउस, कर्क राशि एंड मून। ठीक है, और अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी फोर्थ लॉर्ड, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए फिर छठी राशि है और यहाँ पे मरकरी आ जाता है, लॉर्ड हो जाता है। अभी मरकरी कहीं पर भी 6
8 और 12 के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, क्योंकि 6 8 12 के लॉर्ड दुख होते हैं, दुख स्थान होते हैं, दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, बीमारी देते हैं, लंबी बीमारियों पे खर्चा देंगे। तो 6 8 12 के स्वामी हमेशा खराब होते हैं। तो 4th हाउस में 6 8 12 के स्वामी आके बैठ जाए, कोई भी लग्न आपकी हो, लेकिन अगर 6 8 उस लग्न से छठे हाउस, 8th हाउस और 12 हाउस का स्वामी यहाँ पे बैठ जाए, या 4th हाउस का जो लॉर्ड है उसके साथ 6 8 और 12 के स्वामी कहीं पर भी बैठ जाएं, इट मींस आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि हार्ट की प्रॉब्लम या 4th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। कर्क राशि कहीं पर भी पड़े, उसमें 6 8 12 के स्वामी बैठ जाएं, उसी में 4th हाउस का लॉर्ड बैठ जाए और वो पीड़ित हो जाए, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम बनेगी। सेम वे मून, क्योंकि मून नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस का स्वामी होता है, तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर बन सकती है। राइट, इसको अच्छे से समझने के बाद अब आगे चलते हैं, फिर हम करेंगे कुछ और कॉम्बिनेशंस की बात हार्ट डिजीज के। तो आपने समझ लिया 4th हाउस, उसके लॉर्ड के साथ 6 8 12 के स्वामियों का संबंध, दीज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम इन एनीबॉडीज चार्ट। राइट, तो अब सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं और जनरल कॉम्बिनेशन समझने का प्रयास करते हैं कि किस किस प्रकार से हार्ट की प्रॉब्लम आप देखेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे चलते हैं, उसको मिटाने का प्रयास करते हैं हाथ से ही, थोड़ा गंदा हो गया बट आई थिंक आई यू विल बेयर विद मी। ठीक है, अब शास्त्र और क्लासिक्स और हमारे पूर्व के ऋषि क्या कहते हैं। 4th हाउस में केतु हो जाए, अच्छा देखिए मैं यहाँ 4th हाउस लिख रहा हूँ, यहाँ राशि फिर कोई भी हो वो सेकेंडरी बात है, 1 से लेके 12 तक कोई भी लग्न हो सकती है 4th हाउस। तो यहाँ पे है केतु अगर 4th हाउस में हो जाए, ठीक है, तो केतु क्योंकि काटपीट इम्पुटेशन का कारक है, विच्छेदन का कारक है, चीजों को इसीलिए केतु मोक्ष कारक है कि पृथ्वी लोक से आकाश में ले जाता है, मृत्यु के उपरांत मोक्ष देता है। तो यहाँ पे 8th है, तो हार्ट की प्रॉब्लम केतु अगर 4th में है तो पहला इंडिकेशन है। दूसरा चीज समझ लिए, अब ये केतु मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, मिटा देते हैं यहाँ पे, और मान लीजिए 4 नंबर की लग्न है, तो 4 5 6 7, तो ये 7 नंबर यहाँ पे आएगा। अब केतु के साथ यहाँ पे वीनस हो जाए, तो यानी 4th लॉर्ड का केतु से संबंध बन गया। कोई भी लग्न मान लीजिए, यहाँ 5 नंबर की लग्न हो तो यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा, 5 6 7 8, और यहाँ पे केतु के साथ मंगल कर लीजिए। ठीक, तो जब भी केतु, अब इसमें केतु ही नहीं, राहु, राहु का भी 4th हाउस से संबंध बनेगा कहीं पर भी चार्ट में, और यहाँ पर भी बन सकता है कि 4th हाउस के लॉर्ड के साथ ही केतु यहाँ बैठ जाए, तो सेकंड एस्पेक्ट बन गया। एक तो केतु अकेला बैठ गया तो वीकनेस हुई, अब कहीं केतु पूरे चार्ट में है यहाँ पर भी 4th लॉर्ड के साथ बैठेगा तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इसको समझ लिया था क्यों हो सकता है। भाई देखिए, राहु एक फॉरेन एलिमेंट है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई और वो एक मेलेफिक प्लेनेट है, तो जब मेलेफिक प्लेनेट 4th हाउस के साथ बैठेगा तो 4th हाउस के कारतत्व को बिगाड़ेगा, और 4th हाउस के कारतत्व में हमारा हार्ट भी आता है। तो जब हार्ट को बिगाड़ेगा तो राहु क्या फॉरेन एलिमेंट है, तो हमारे स्टेंट पड़ जाएगा, पेस मेकर पड़ जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम फॉरेन की कोई चीज हमारे शरीर में, कहाँ स्पेशली कर्क राशि 4th हाउस में इम्प्लांट की जाएगी। केतु काट के हटाने की चीज है, तो पता लगा कि आपको जो है कोलेस्ट्रॉल जम गया, सनी, सनी जम गया, जमना मतलब तेल, ऑयल सनी का डोमेन है। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अ बैड, बैड ऑयल कहते हैं उसको, फैटी एसिड्स। ठीक है, तो वो जम गए, अब आपकी आर्टरियल ब्लॉक हो गई। तो इसको पहले बेसिक फंडामेंटल जब आप समझ लोगे बहुत अच्छे से, फिर आपको सेकंड नहीं लगेंगे चार्ट में समझने में कि प्रॉब्लम कहाँ से अराइज हो रही है। कॉम्बिनेशन तो हम आपको भी साथ साथ बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप एक को एक आइडिया लग गया कि कैसे जो है ये चीजें होती हैं। दूसरा एक चीज ध्यान रखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए कि हार्ट की प्रॉब्लम कैसे देखेंगे। कोई भी लग्न हो 1 से लेके 12 तक, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर यहाँ पर डेबिलेटेड यानी कि नीच ग्रह बैठा है, और नीच ग्रह 2 तरह से बैठ सकता है, भाव अनुसार नीच या राशि अनुसार नीच। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर्क राशि पड़ गई और मंगल बैठ गया, यहाँ पे तुला राशि बैठ गई और सूर्य बैठ गया, तुला राशि पड़ जाए तो 7 नंबर यहाँ पड़ेगा, तो 6 यहाँ 5 यहाँ, यानी कर्क लग्न में, कर्क लग्न में 7 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 7 नंबर में तुला में सूर्य जो है नीच का होता है। ठीक, ये तो हो गया राशि अनुसार। अब 4 नंबर काल पुरुष में, ये 4 नंबर है कर्क है, यहाँ पे मंगल बैठ जाए तो भी असर देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो डेबिलिटेड प्लैनेट इन द 4th हाउस, नीच के ग्रह 4th भाव में। ठीक है, अब यहाँ पे ऋषियों ने एक चीज और जोड़ी, नीच के ग्रह 4th हाउस में। अब नीच के ग्रह आप सबको पता है, उच्च नीच उस पर हम नहीं जा रहे हैं, कि सबको पता है कि नीच के ग्रह कहाँ कहाँ पे किसकी राशि और किसके भाव में होते हैं। तो नीच के ग्रह 4th हाउस में हार्ट की प्रॉब्लम देते हैं,
अब ऋषि एक चीज जोड़ते हैं, स्पेशली सैटर्न, यानी यहाँ पे आ गई मेष राशि, एरिस। सैटर्न अगर एरिस में है तो हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादातर होगी। ये एक मेजर कॉम्बिनेशन है, हमारे द्वारा नहीं, ऋषियों के द्वारा बताया, तो इस पे ध्यान दीजिए। मंगल का साइन होता है एरिस, खून, और खून का ब्लड प्रेशर के ही कारण हार्ट की डिजीजेस स्टार्ट होती हैं। खून का दौरान रुकना, प्रॉपर ना चल पाना, सैटर्न ब्लॉकेज का कारक है, डिले का कारक है। अब खून जिस हिसाब से हार्ट में दौड़ना चाहिए, आना जाना चाहिए, नहीं जा पा रहा है, उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो हार्ट की बीमारी को ट्रिगर कर रहा है। सिंपल। स्पेशली सैटर्न अगर डेबिलिटेड है फोर्थ हाउस में, सारे प्लेनेट को भी माना गया है, लेकिन उसमें से कुछ शुभ होंगे, कुछ अशुभ होंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रख लीजिए। ठीक है। अब अगला कॉम्बिनेशन देखिए, ये तीसरा कॉम्बिनेशन, तो आप चौथे कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। सैटर्न पर मंगल और सूर्य की दृष्टि, तो नॉर्मली मंगल की दृष्टि तो यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, लेकिन सूर्य की दृष्टि यहीं से हो सकती है। ठीक है। तो अगर इस सैटर्न पे, ये सैटर्न मंगल और सूर्य के साथ हो, यानी कि सैटर्न के साथ मंगल प्लस सन हो जाए, या मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठा हो, मंगल यहाँ पे बैठा हो अलॉन्ग विद सन, मंगल यहाँ पे बैठा हो। ठीक है। तो मंगल सातवीं आठवीं दृष्टि से यहाँ पे देखेगा, मंगल यहाँ से सातवीं दृष्टि से, यहाँ से चौथी दृष्टि से, वो सूर्य यहाँ से देखेगा। तो अगर इस सैटर्न पे या तो मंगल युत कर जाए, सैटर्न मंगल सन युति कर ले, या अलग अलग जगहों से या एक ही जगह से बैठ के सैटर्न सैटर्न पे दृष्टि डाल दे, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम ऋषियों के द्वारा बताई गई है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सैटर्न मंगल और सन कहीं पर भी बन जाए, सन, सैटर्न और मार्स, तो अब यहाँ पे सिर्फ फोर्थ हाउस की बात नहीं है, फोर्थ हाउस में तो बिल्कुल आप अकाट रूप से कह सकते हो, नहीं और कहीं पे भी बनेगा तो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सूर्य गर्मी है ना, हार्ट का कारक है, मंगल जो है मेलेफिक है, और ये खून का कारक है, वो सैटर्न स्लो कर रहा है। तो इन दोनों को, इन तीनों चीजों में इस चीज को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी बनेगा, संबंध बनाएगा, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम ट्रिगर होगी, यहाँ पे होगी तो और मजबूती से आप कहेंगे। ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसका एक वेरिएशन और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सैटर्न यहाँ पे है, मंगल को यहाँ पे सेट कर लीजिए, और सन को यहाँ पे सेट कर लीजिए, तो ये सैटर्न क्या हो गया, पाप कर्तरी में हो गया। पीछे कहते ना, आगे मंगल पीछे भान, बारिश हुई है ओ समान, तो मंगल और सूर्य जो है ये पाप कर्तरी में सैटर्न आ गया, तो यहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है। अब एक और कॉम्बिनेशन सीख लीजिए, मेलेफिक प्लेनेट जो कि हैं सैटर्न, मार्स, केतु और राहु, अगर ये ट्रांजिट में, मान लीजिए, ये सब मिटा दीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई भी चार्ट में, नेटल चार्ट में मान लीजिए सूर्य यहाँ पे, अब मान लीजिए आपका नेटल चार्ट है और ये मान लीजिए 5 नंबर का है, तो ये 6 हो गया, ये 7 नंबर की मान लीजिए आपकी लग्न है। ठीक है। तो सूर्य जब 5 नंबर का है, लेकिन और गोचर में, आप यहाँ पे देखिए गोचर से भी समझिए, गोचर में जब भी पापी ग्रह, कौन कौन से पापी ग्रह, सैटर्न, मंगल, केतु, राहु, जब इस सैटर्न के ऊपर से गुजरेंगे, तो कहा जाएगा कि हार्ट की प्रॉब्लम। जैसे सैटर्न 2.5 साल के लिए आएगा, तो उस 2.5 साल में एक्सरसाइज करिए, तेल की, हरी वरी एंड करी। हार्ट डिजीज में क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट डॉक्टर बताता है, हरी, वरी और करी, यानी ऑयली फूड, ये 3 चीजें अवॉइड करिए। और 2.5 साल, क्योंकि सैटर्न 2.5 साल यहाँ रहने वाला है, गोचर सैटर्न के ऊपर, सन के ऊपर से। उसी प्रकार मंगल तो चलिए 45 ही दिन रहेगा, तो उस समय ये सब चीजें ध्यान रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अब जैसे मान लीजिए गोचर में आपके सैटर्न के ऊपर से मंगल आया, तो मंगल तो 45 दिन रहेगा, तो 45 दिन में कोई एग्रेशन वाला काम, लड़ाई झगड़े वाला काम, एकदम से गुस्सा हो जाने वाला काम मत करिए, अदरवाइज यू विल लाइकली टू इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर एंड गेट इन गिफ्ट, गिफ्ट यू विल गेट द डिजीज। लाइकवाइज राहु केतु 1.5 1.5 साल के लिए रहेंगे, उस समय भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो लाइक दिस आप कॉम्बिनेशन को धीरे धीरे समझते जाइए जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। इसी प्रकार फोर्थ हाउस अगर सैटर्न और मंगल से एक्सपेक्टेड है, अब यहाँ ग्रह की बात नहीं करें, अगर फोर्थ हाउस में भी सैटर्न और मंगल की दृष्टि है, तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक और कॉम्बिनेशन, सन जब भी राहु के साथ कहीं पर भी होगा, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सन मून दोनों ही फोर्थ और फिफ्थ हाउस हमारे हार्ट के, अपर हार्ट को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सन जो है थोड़ा सा मिडिल पार्ट को भी दिखाता है, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों से ही हृदय को देखा जा सकता है। ठीक है। बिल्कुल समझिए, ध्यान रखिएगा, सूर्य और राहु की युति, सूर्य पर राहु की दृष्टि, क्यों, क्योंकि ये ग्रहण योग है। उस राहु किस पे ग्रहण लगा रहा है, सूर्य पे लगा रहा है, जो कि हृदय का, अकॉर्डिंग टू द बॉडी में जो एनाटॉमी में हम राशियां सेट करते हैं, तो हृदय का कारक है, राइट।
सेम वे ध्यान रखिएगा, सूर्य का घर कौन सा है? अब देखिए बड़ा सिंपल होता है लेकिन हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। सूर्य की का घर क्या है? लियो राशि। अब लियो राशि में अगर राहु आ जाए, पाप ग्रह आ जाए, तो भी लियो राशि अफ्लिक्टेड हो गई। तो लियो राशि नेचुरल काल पुरुष की हृदय की राशि है। तो जब आपका लियो जमीन, आपका मकान, आपका बेसमेंट, आपका घर बिगड़ गया तो यू आर लाइकली टू एक्सपोज टुवर्ड्स द हार्ट डिजीजेस। बहुत सिंपल तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की कि लियो साइन पे भी अगर जैसे मान लीजिए 5 नंबर है तो ये बहुत मजबूती से रिकमेंड कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर है तो भी रिकमेंड कर रहा है, लेकिन अगर 5 नंबर पड़ जाएगा तो स्ट्रांगली रिकमेंड करेगा, राइट, सन और राहु। ठीक है, सेम वे इसी को थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं। लियो साइन सन 5वें घर में हो या लियो साइन में एफ्लिक्शन हो तो भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी। सूर्य 5वें घर में हो, वहां राशि कोई भी पड़ी हो, और अगर वो एफ्लिक्टेड है, पाप प्रभाव में है, पाप कर्तरी में है, पाप मध्यत में है, तो भी प्रॉब्लम बराबर से होगी। ठीक है, सेम वे सन एंड सैटर्न मैंने आपको बता दिया 4th हाउस में। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सूर्य जो है सिंह राशि अगर वीक है, सूर्य वीक है, तो भी यू आर लाइकली, अगर सूर्य यहाँ पे वीक है या चार्ट में कहीं पर भी बैठा हो, सूर्य अगर वीक होगा तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, अब समझ लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आपको थोड़ा सा एनाटॉमी, हार्ट के सेक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे ब्लड पंप होता है, कैसे ब्लड निकलता है, ब्लड साफ होके बाहर जाता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ये सारी चीजें भी समझनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी एनाटॉमी भी आपको हम आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे मंगल भी कारक बनता है, तो मंगल का फ्लो होगा, इसीलिए मंगल, सैटर्न और सूर्य को बार बार कई कॉम्बिनेशन में ऋषियों ने रिपीट किया है, राइट। तो इस तरह से एक इट्स नॉट ऑल इट आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, बट क्योंकि अभी हम आपके साथ कई दिन तक रहने वाले हैं तो हम इस पर और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, टू गेट द एनालिसिस, बेसिक फंडामेंटल कैसे काम करता है इसको समझने के लिए, ये इतना आपके लिए कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, बेसिक एडवांस ऑल्सो आप किसी भी चार्ट में लगाएंगे तो आपको ये तुरंत नजर आएगा। कुंभ राशि भी हार्ट के लिए इक्वली जिम्मेदार कही गई है। कुंभ राशि में भी अगर सूर्य है, क्योंकि कुंभ राशि काल पुरुष में 11th हाउस में पड़ती है, और वहां से सिंह राशि कहाँ पड़ेगी? 7th हाउस में, मारक स्थान पे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब एक टॉपिक आज हम आपके साथ और लेना चाहते हैं, और वो है जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वो है एबॉर्शन का। देखिए एबॉर्शन कोई बीमारी नहीं है, बट कहीं ना कहीं मेडिकल कंडीशन है। ठीक है भाई, किसी को गर्भपात हो रहे हैं, एबॉर्शन हो रहे हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन को समझ लें, क्योंकि आने वाले दिनों में तो हम बहुत सारी बीमारी, डायबिटीज, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, लिवर सिरोसिस, सारी चीजें समझेंगे। बट आज हम एबॉर्शन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब देखिए जैसे हमने हार्ट के लिए रॉ मटेरियल उठाया, 4th हाउस, चंद्रमा, कर्क राशि, सिंह राशि, सूर्य, उसी प्रकार एबॉर्शन के लिए अब हम रॉ मटेरियल पहले चुनते हैं। तो ऑब्वियस बात है संतान पंचम से देखी जाती है सारी, चाहे पहली हो जाए, दूसरी हो जाए, पांचवी हो जाए, ओवरऑल सारी संतानें पंचम से देखी जाएंगी। फिर उसके बाद पहली संतान पंचम से, दूसरी सप्तम से, तीसरी नवम से, चौथी 11 से। लेकिन चारों संतानों से क्या सुख मिलेगा, कैसी रहेंगी, वो पंचम से ही देखा जाएगा। तो इसका मतलब पंचम जो है वो संतान का हाउस है। ठीक, संतान के कारक कौन है? गुरु महाराज हैं। सूर्य भी संतान का कारक है। और एबॉर्शन मजबूती से प्रेगनेंसी हो इसके लिए शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शुक्र शुक्राणु है और स्त्रियों में ओव्यूल का कारण है। तो इसका मतलब अगर वो स्वस्थ हैं, वो अच्छे हैं, तो भी वीक प्रेगनेंसी नहीं होगी, हार्मोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे रॉ मटेरियल हमने उठाए। अब ऑब्वियस है आपको सिंपल, आप हमारे साथ बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है भाव भावेश कारक, यानी 5th हाउस पे एफ्लिक्शन, 5th लॉर्ड पे एफ्लिक्शन, और कारक पे भाव भावेश कारक पिटे, पाप कर्तरी में, पाप मध्यत में, अस्त, रेट्रोगेट, वक्री, प्रॉब्लम का सिरा मिला। सिरा के बाद हम धीरे धीरे उसको गैदर करते हैं कि वो कितनी तरह से पीड़ित है। भाई आप केले के छिकले पे फिसले, उसी समय एक आपके ऊपर खोपड़ी पे आपके ऊपर पत्थर गिर गया, और उसी तरफ एक कार ने आई और उसने आपको धक्का मार दिया, तो आप 3 तरफ से पीड़ित हो गए। भाई आप तो एक केले के पे फिसले तो जो चोट लगती तो लगती ही लगती, मतलब एक एक ऊपर से आके एक ईंटा भी गिर गया आपके ऊपर, और तभी एक बगल से कार निकली, उसने आपको टक्कर भी मार दी, तो तीन तीन लोगों ने आपको शैटर्ड कर दिया। तो सेम वे है, अगर संतान एबॉर्शन एक ग्रह से पीड़ित है, हाउस, कारक, प्लैनेट, 2 तरह से पीड़ित है, ईंटा भी आगे गिर गया, 3 तरह से पीड़ित है, टक्कर भी मार दी, तो इसका मतलब फिर लेवल ऑफ प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी।
पहली तरह से पीड़ित है, लेकिन किसी शुभ ग्रह ने देख लिया कि आप जैसे केले किसी छिकले पे फिसले, बगल में दोष, उसने हाथ से आपको रोक लिया, यानी गुरु की दृष्टि पड़ गई तो उसने रोक लिया, बच गए आप, नहीं गिर पाए जमीन पे। कितने शुभ ग्रह देख रहे हैं, कितने पाप ग्रह हैं, उस हिसाब से चीजों को पूरे ओवरऑल, चाहे फिर आप नौकरी देखें, चाहे आप लव अफेयर देखें, चाहे शादी देखें, चाहे बीमारी देखें, चाहे सब कुछ इसी तरह से ज्योतिष में कैलकुलेट किया जाता है। कितनी तरह से हम पीड़ित हो रहे हो, कितनी तरह से हमको सपोर्ट मिल रहा है। ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है तो काम बच जाएगा, ज्यादा तरह से पीड़ित हो रहे हैं तो चाहकर भी लोग हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सिंपल फंडामेंटल, ना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अबॉर्शन के कुछ कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। अब यहाँ पे D9 पे भी हम कुछ चर्चा करेंगे, तो आप पहले सुनिएगा हमारी बात। मान लीजिए D9 चार्ट है, ठीक है। अब आपका लग्न का D1 का फिफ्थ लॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा, आपके D1 का कोई फिफ्थ लॉर्ड बनेगा, कोई भी ग्रह बन सकता है, राहु केतु को छोड़ के, वो भी को लॉर्ड है, लेकिन फिलहाल उनकी क्योंकि दूसरी राशियां प्लैनेट होते हैं, तो कोई भी ग्रह जो फिफ्थ लॉर्ड बनेगा, ठीक है, D9 में वो फिफ्थ लॉर्ड कहीं ना कहीं बैठा होगा। जैसे मान लीजिए कि D1 में आपका फिफ्थ लॉर्ड वीनस बना, और वीनस मान लीजिए यहाँ पर बैठा, ये D9 है, ये D9 चार्ट है। वीनस जो है फिफ्थ लॉर्ड था, या तो यहाँ पे तुला राशि थी, या यहाँ पे वृष राशि थी D1 में। D9 में वीनस यहाँ पे बैठा है। अब इस वीनस पे मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठा है, सैटर्न यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और राहु मान लेते हैं, राहु यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ठीक है। तो केतु तो ऑब्वियसली बात है यहाँ आ जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझिए, चलिए इस को थोड़ी देर के लिए ये हो गया, अभी इसको थोड़ा चेंज करेंगे। अब देखिए ये वीनस जो है फिफ्थ लॉर्ड है, दिस वीनस इज फिफ्थ लॉर्ड नौमांश में। ये D1 में वीनस फिफ्थ लॉर्ड था, लेकिन नौमांश में वो यहाँ बैठा है, और इस पे 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि, सैटर्न 1 2 3 सैटर्न की दृष्टि, और 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि है। तो कह सकते हैं 3 अबॉर्शन होंगे। नक्सल में ऋषि ने क्या बोला कि नौमांश में पंचमेश पर जितने पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, या जितने पाप ग्रह कंजक्ट करेंगे, उतने अबॉर्शन कहे जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से मान लो जुपिटर देख ले, तो बच जाएगा मामला, एक मामला बच जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे मंगल को हमने यहाँ से हटा दिया, सैटर्न को यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पे D9 में मंगल और सैटर्न को यहाँ पे बैठा दिया, तो भी 2 अबॉर्शन होंगे। राहु मान लीजिए हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि इस वीनस, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड है, और फिफ्थ लॉर्ड नौमांश में मंगल और शनि 2 पापी ग्रहों से पीड़ित है, भले फिर ये बेनिफिक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये अपना असर देंगे। भले भी अगर फंक्शनल बेनिफिट हुए तो हो सकता है कि बचाव कर दें, लेकिन कंडीशन आएगी अबॉर्शन की। तो पहली चीज आज आपने क्या सीखी, ये पहली कंडीशन है, अभी आपको और कंडीशन भी बताएंगे इसमें। D1 में जो भी पंचमेश होगा, ठीक है, वो D9 में जहां भी बैठेगा, ठीक है, उस नौमांश चार्ट में पंचमेश के जहां भी बैठेगा, उसके साथ अगर पापी ग्रह जितने बैठेंगे या जितने देखेंगे, उतने नंबर ऑफ अबॉर्शन होते हैं। इसमें चेंज कहाँ पे आएगा कि साथ में कोई शुभ ग्रह देख लेगा, अच्छा ग्रह देख लेगा, तो बचाव हो जाएगा। जैसे जुपिटर क्या है, चिकित्सक मदद, चिकित्सक की मदद है जुपिटर की दृष्टि, तो जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी तो बच जाएगा मामला, ठीक है। तो ऐसे समझना है, और कॉम्बिनेशन समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो एक कॉम्बिनेशन था, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए D1 चार्ट में, अब यहाँ D1 की बात कर लेते हैं। D1 चार्ट में लग्नेश एसेंडेंट प्लस मून, या मून, यहाँ प्लस लिखा है, मतलब लग्नेश मून या दोनों, ठीक है, लग्नेश या मून दोनों हो या अलग अलग भी हो, तो भी अबॉर्शन कैसे होता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कंबस्ट। कंबस्ट का मतलब होता है अस्त होना, और अस्त किससे होता है, सूर्य से होता है ग्रह। यानी लग्नेश कंबस्ट हो, मून कंबस्ट हो, दोनों कंबस्ट हो, एक कंबस्ट हो, पहली चांस बनी कि हाँ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। दूसरा डेबिलिएटेड नीच के हो, लग्नेश नीच का हो या मून नीच का हो, वृश्चिक में हो, ठीक है। तीसरा रेट्रोग्रेड, वक्री, ठीक है, यानी कि
मून, मून तो कभी वक्री होता नहीं है, तो यहाँ को हटा दीजिए। लग्नेश वक्री हो सकता है, मून ही लग्नेश हुआ तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। अगर मून ही लग्नेश हुआ, कर्क राशि कर्क लग्न हुई, तो मून तो कभी वक्री नहीं होता, तो ये कंडीशन तब ना लगाइएगा। तब खाली उसको ये देख लीजिएगा कि हाँ, अगर मून के अलावा कोई ग्रह बनता है लग्नेश, तो देख लीजिए, अगर रेट्रोग्रेड है तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनमें, वो होता है पाप कर्तरी। पाप कर्तरी। अच्छा, आप लोग पाप कर्तरी समझते हैं क्या होता है? हो सकता है मेरे साथ कुछ नए लोग जुड़े, उनको समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मून है, और यहाँ पे सैटर्न है, और यहाँ पे राहु है। तो जैसे मान लो एक कैंची होगी ना, कैंची, एक कैंची, ऐसे कैंची कर लो ऐसे, तो इधर सैटर्न, इधर ये तेज धार वाला उसका फल, और इधर राहु, तो इन दोनों के बीच में बेचारा चंद्रमा जो है फंस गया। ठीक है, तो ये कैंची ऐसे, इधर तेज धार, इधर तेज धार, बीच में बेचारा फंस गया कैंची। इसको कर्तरी को इंग्लिश में बोलते हैं सीजर, कैंची। तो पाप कर्तरी में अगर मून और लग्नेश आ जाएंगे, तो भी इट इज, क्योंकि चंद्रमा जो है मातृत्व है, पोषण है। मून क्या है? माता का गर्भ है ना, और माता का गर्भ पाप कर्तरी में फंस गया। मून पोषण का ग्रह है, नरिशमेंट का ग्रह है, पालने का ग्रह है, माँ की रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर माँ का जो है, माँ का प्लेनेट चंद्रमा पाप कर्तरी में, पाप मध्यत में, रेट्रोग्रेड, वक्री, रेट्रोग्रेड नहीं हो सकता चंद्रमा, वक्री अस्त हो जाए, कंबस्ट जिसको कहते हैं, तो प्रॉब्लम होगी। अंश में बहुत वीक हो जाए, पक्ष बल कम हो जाए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के बल को दो तीन तरह से देखा जाता है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। लेकिन हम जिस परंपरा से हैं, वहां पे सूर्य के 72 डिग्री आगे 72 डिग्री पीछे तक चंद्रमा को हम वीक मानते हैं। कई लोग के तरीके, कई लोगों ने सिंपली कह दिया कि पूरे कृष्ण पक्ष में वीक, शुक्ल पक्ष में बहुत अच्छा। इसके दो तीन अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में मिलते हैं तरीके, बट मोटा मोटा मान लीजिए 72 डिग्री आगे 72 डिग्री पीछे चंद्रमा सूर्य से वीक होता है। ये याददाश्त के लिए याद कर लीजिए, ठीक है। यानी पंचमी के नियर अबाउट से लेके कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब सेम वे लग्नेश और चंद्रमा, एबॉर्शन की कंडीशन बता रहे हैं। लग्नेश, चंद्रमा या पंचमेश, ठीक है, कुंडली के 6, 8, 12 के स्वामियों से युत हो, दृष्ट हो। ध्यान से याद कर लीजिए, बड़ा सिंपल है। यानी कि चंद्रमा, क्योंकि माँ का कारक है, माँ पीड़ित होगी तो गर्भपात तो माँ को होगा, पिता को तो होगा नहीं। तो चंद्रमा को देखना जरूरी है। लग्नेश को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि लग्नेश, और ये स्त्री के चार्ट की बात कर रहे हैं हम, शारीरिक प्रॉब्लम होगी ना, एबॉर्शन होगा, वाटर बैग फटेगा, ब्लीडिंग होगी, कोई भी दिक्कत होगी, इसलिए लग्नेश चंद्रमा लेना जरूरी है, ठीक है। फीमेल चार्ट की सारी बात हो रही है, क्योंकि एबॉर्शन मेल में तो कोई मतलब नहीं है, उन्हीं के चार्ट में देखना है आपको। तो इसका मतलब लग्नेश, पंचमेश और चंद्रमा अगर छठे हाउस, छठे हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के स्वामियों के साथ युद्ध हो, दृष्ट हो, तो भी कष्ट होगा, ठीक है, पीड़ित होगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन और है जो नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं और एक दो मेजर चीजें और आपको लिखने समझने के लिए समझा देते हैं। मंगल अगर 8th हाउस में हो, तो मंगल जब 8th हाउस में होगा, तो उसकी एस्पेक्ट 11th हाउस में पड़ेगी। आया ना? 8वें मंगल को बैठा के देखो, ठीक है, हम करके दिखा देते हैं आपको। जब मंगल मान लीजिए हम यहाँ पे बैठा दें, मंगल, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे उसकी दृष्टि आ गई। जब 11th हाउस में मंगल की दृष्टि आ जाएगी, तो क्या होगा? पंचम से वो सप्तम है, यानी कि संतान का मारक स्थान कौन सा होगा? अगर पंचम को लग्न बना लें, देखिए समझिए, ये पंचम हाउस बच्चे का है, तो पंचम, पंचम हाउस जब बच्चे का है, संतान का है, तो संतान से 7वां उसका मारक स्थान होगा, और वहां पे मंगल की दृष्टि है। जब मंगल की दृष्टि है, तो उसकी मृत्यु स्थान पे, मारक स्थान पे मंगल की दृष्टि पड़ गई। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और मंगल एबॉर्टिव है, सेपरेटिव है, मृत्यु, और मृत्यु को ट्रिगर कर सकता है, दुर्घटनाएं। मंगल दुर्घटना का भी कारक है, एक्सीडेंट, खून दिखाने का कारक है। तो इसका मतलब संतान को खून मारक स्थान पे दिखा सकता है, यानी कि गर्भ में ही मृत्यु करा सकता है। बहुत तसल्ली। और इसी के साथ साथ सेकंड और 12th हाउस में भी पाप ग्रह हूं, तो और स्ट्रांगली आप कह सकते हैं सेकंड और 12th, ठीक है, क्योंकि 8 में जब बैठेगा तो सेकंड हाउस को भी देखेगा, ठीक है। तो सेकंड हाउस परिवार बढ़ाने का, वो भी मारक हो जाएगा, मारक स्थान है माँ के लिए, जिसकी चार्ट है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से भी आप देखिए कि जब भी 8th में अगर मंगल है,
माता के। तो 11th में दृष्टि, 7th का 5th का वो मारक स्थान है, तो यू कैन इजिली कोरिलेट दैट थिंग। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, एक और कॉम्बिनेशन जो ऋषियों के द्वारा दिया हुआ है, हम तो खाली इंटरप्रेट करते हैं आपके लिए। सन और वीनस 8th हाउस में, ध्यान से समझने की कोशिश करिए इनकी ऊर्जा को। सन क्या है, वीनस क्या है, वीनस क्या है, शुक्राणु है, ओव्यूल है, स्पर्म्स है। ठीक है, और सेकंड और 12th हाउस में मेलेफिक हूं, या 6, 8, 12 के स्वामी साथ में दृष्टि कर रहे हो, किस पे, सूर्य और वीनस पे। सूर्य और वीनस, क्योंकि सूर्य भी संतान है, सूर्य भी संतान देता है अलॉन्ग विद जुपिटर। जुपिटर भी संतान कारक है, तो सूर्य को भी पुत्र कारक कहा गया है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वीनस और सन 8th हाउस में हो और पाप ग्रह सेकंड और 12th हाउस में होते हैं, तो पुत्र पैदा होने के बाद जीवित नहीं रहता है। देखिए हम आपको करके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन और वीनस, ठीक है, सन और वीनस अगर 8th हाउस में है और यहाँ पर भी मेलेफिक हो जाए, यहाँ मान लीजिए राहु हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए सैटर्न हो जाए, तो भी पुत्र तो मिलेगा, पुत्र तो होगा, लेकिन वो जीवित नहीं रहेगा। सेम वे कॉम्बिनेशन और आपको बता रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयास करिएगा, दिस विल हेल्प यू आल्सो। जुपिटर प्लस वीनस 8th हाउस में है, जुपिटर और वीनस। अब क्योंकि वीनस देखिए प्रजनन क्षमता का कारक होता है, जुपिटर पुत्र कारक होता है, 8th हाउस से जब संबंध बना रहे हैं, ठीक है, 8th हाउस में संबंध बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, और 12th हाउस भी मारक है, सेकंड भी मारक है, इनमें भी पाप ग्रह बैठ जाए तो भी बालक तो होगा, पुत्र होगा, लेकिन जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे एंड में एक दो पॉइंट बता देता हूँ। वीनस जो है वो संतान के डेवलपमेंट का कारक है। अगर वीनस पाप कर्तरी में है, यानी आगे पीछे उसके पापी ग्रह हैं, या एक ही भाव में, जैसे मान लीजिए 12 डिग्री का वीनस है, 18 डिग्री में पापी ग्रह है और 9 डिग्री में पापी ग्रह है, तो एक ही भाव में वीनस जो है दो पापी ग्रहों के साथ आ गया, तो भी एबॉर्शन होगा, क्योंकि वीनस है। वीनस ही वो सबसे छोटी मूल प्योर इकाई है जिससे संतान का फॉर्मेशन शुरू होता है। राइट, तो ये आप समझ लिए। उसी प्रकार एक चीज और समझ लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको। पहले हाउस, 5वें हाउस, 9वें हाउस और 11वें हाउस में राहु अगर हो, देखिए राहु जब यहाँ पे होगा, ठीक है, तो 5वीं दृष्टि से यहाँ पकड़ेगा, 9वीं दृष्टि से यहाँ पकड़ेगा, 7वीं दृष्टि से यहाँ पकड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जब होगा 5वें में, तो 5वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा। उसी प्रकार अगर 9वें हाउस में होगा तो भी 5वीं दृष्टि लग्न में डालेगा, 9वीं दृष्टि। तो सिंपल सी बात है, राहु 1, 5, 9, 11, 11 में होगा तो 7वीं दृष्टि यहाँ डाल देगा। तो राहु जब भी चार्ट में, ये एक पॉइंट है कि हाँ स्टार्ट करने के लिए, राहु अगर लग्न में, पंचम में, नवम में, 11th में है, तो एबॉर्शन के चांसेस देगा। अब मान लो राहु इन जगहों पे है और साथ में पंचमेश भी पीड़ित हो गया, पंचमेश वक्री हो गया, नीच का हो गया, 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ, तो और स्ट्रांगली आप कहेंगे। हमने आपको एक तरीका बता दिया, आप केले के छिकले पे फिसले, तभी एक बड़ा सा पत्थर खोपड़ी पे आके गिर गया, और तभी बगल वाली कार ने आपको रौंद दिया, और अनफॉर्चुनेटली 50 किलोमीटर तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। कितनी तरह से आप पीड़ित हो गए, 4 तरह से पीड़ित हो गए। अब 4 तरह से जब पीड़ित हो गए तो फिर क्या बचा, फंस गए रजिया गुंडों में। लेकिन अगर एक तरह से पीड़ित हुए, साथ में सपोर्ट मिल गया, हॉस्पिटल नहीं भी था 50 किलोमीटर तक, लेकिन वहां की प्रशासन इतना मजबूत था, उसने तुरंत हेलीकॉप्टर भेज दिया आपके लिए। ये सब दैवीय मदद है जो शुभ ग्रह की दृष्टियों से मिलेगी, उनकी कंजंक्शन से मिलेगा। बस इतना ही फंडामेंटल दिमाग में बैठा लो, एस्ट्रोलॉजी टफ नहीं लगेगी। ठीक है, बस वही चीज है, कितने तरह से पीड़ित हो रहा है, एक तरह से, दो तरह से, 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से, उतना स्ट्रांगली आप बता पाओगे कि नहीं होगा, डिनायल हो गया। एक दो तरीके से था, शुभ दृष्टि थी, आपने कहा हो जाएगा, इलाज कर लो, ग्रह का पूजा पाठ कर लो, औषधि पहन लो, यंत्र बना के पहन लो, लेकिन आप 5-6 तरह से पिट गया तो फिर क्या बचा, कह दो भूल जाओ, नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि माता और पिता है, ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा अगर राहु केतु के साथ ग्रहण योग में है, तो भी एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। यानी पिता पे भी ग्रहण, माता पे भी ग्रहण, पोषण पे भी ग्रहण, नरिशमेंट पे भी ग्रहण, डेवलपमेंट पे भी ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा गर्भ में डेवलप करता है ना बालक। तो अगर राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बना रहे हैं, तो भी यू कैन प्रिडिक्ट एबॉर्शन। मंगल, खराब मंगल, ऊर्जा, अग्नि,
इन सब चीजों का कारक बनता है अबॉर्शन में। अब हम आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं, वो नोट कर लीजिए। अब आपने ये सारे ग्रह वगैरह समझ लिए, लेकिन अबॉर्शन किस महीने में होगा और किस ग्रह के कारण होगा ये समझाते हैं। कागज पेन प्लीज नोट ले लीजिए और इसको रिवाइंड करके दोबारा लिख लीजिए। पहला महीना जो होता है हमारे वैदिक शास्त्र में, फर्स्ट मंथ इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीनस। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पहले महीने की प्रेगनेंसी हो तो वीनस की चीजें स्त्री को खानी चाहिए। घी, वीनस की जितनी भी चीजें वो खाने से बच्चे को भी, वीनस पहले महीने में गर्भ के बच्चे का डेवलपमेंट का कारक होता है। तो अगर आपका वीनस पाप कर्तरी में है, रेट्रोग्रेड है, कंबस्ट है, पिट गया, तो पहले महीने में एबॉर्शन होगा। अभी इतनी सारी बातें कर रहे थे ना, राहु केतु, पाप ग्रह, शनि, एबॉर्टिव टेंडेंसी के प्लैनेट, पाप कर्तरी। अब पहले महीने वीनस अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड बना और वो फंसा जाल में तीन चार तरह से, तो क्योंकि वीनस प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ रिप्रेजेंट करता है, तो पहले महीने में प्रेगनेंसी फेल होगी। दूसरा महीना, दूसरा महीना जो होता है वो मार्स के अधिपत्य में आता है, इसीलिए दूसरे महीने में मीठा खाना चाहिए, मार्स की चीजें, चना खाना चाहिए, तो बच्चे को मार्स की चीजें मिलेंगी। मार्स की जो जो खाने की वस्तु हैं वो खाने से बच्चा स्वस्थ होता है। ये हमारे शास्त्रों में लिस्ट दी है किस किस महीने क्या क्या खाना चाहिए स्त्री को प्रेगनेंसी में। अब अगर मार्स फंस गया, मार्स एबॉर्शन दे रहा है, तो दूसरे महीने होगा। और मजबूत करने के लिए दूसरे महीने में मंगल की जड़ी बूटी को यंत्र बना के बाजू में बांधना चाहिए, वो हम आने वाले दिनों में आपको सिखा देंगे। डन। तो थर्ड महीने पे आते हैं। तीसरा महीना जो होता है वो जुपिटर के डोमेन में आता है, यानी तीसरे महीने में केला खाओ, चना खाओ, जुपिटर की चीजें खाओ, केसर खाओ, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और अगर जुपिटर फंस गया और वो अबॉर्शन करा रहा है, तो हमेशा तीसरे महीने में अबॉर्शन। नोट कर लो, जीवन भर काम आएगा तुम लोग के। चौथे महीने का कारक होता है सूर्य। सूर्य की चीजें जो जो है वो खानी चाहिए, ठीक है। सूर्य के जैसे गेहूं है, सूर्य के जो जो अनाज हैं, सूर्य की जो औषधियां हैं, सूर्य की जो औषधि तो कर सोच समझ के खानी चाहिए, जड़ी बूटी या जो उसके फल, सूर्य के जो फल हैं, लाल सूर्य फल, तो वो खाने से बच्चे का चौथे महीने में विकास बहुत तेज होगा। कस्तूरी, जो जो दवाइयों में पड़ती हैं आयुर्वेदिक। अब अगर सूर्य के कारण अबॉर्शन हो रहा है तो हमेशा चौथे महीने। क्यों? क्योंकि चौथे महीने में बच्चे के डेवलपमेंट में सूर्य का रोल होता है। सेम वे पांचवें महीने में चंद्रमा का रोल होता है। अगर चंद्रमा पांचवें महीने में, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा में उसको दूध पिए माता, अच्छे से डिहाइड्रेट रहे, चंद्रमा की चीजें जो है वो उनका सेवन करे, ठीक है, तो बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और अगर चंद्रमा पाप कर्तरी, पाप मद्दत, तो अस्त पीड़ित होगा, तो अबॉर्शन पांचवें महीने में, ठीक है। उसी प्रकार सैटर्न जो है वो छठे महीने को रिप्रेजेंट करता है प्रेगनेंसी में। तो सैटर्न नॉर्मल, अगर मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ पे दो चीजें आप सीखिए, अबॉर्शन नहीं भी हो रहा है तो भी छठे महीने में शनि की वस्तुएं खाइए। काला चना, मूंग, उड़द, अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है और आपको कोई गैस्ट्रिक वेस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती उन चीजों से। शनि की बहुत चीजें हैं, शनि के फल हैं, शनि की मेवा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो जो शनि को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें हैं वो छठे महीने खानी चाहिए, जिससे बच्चे का फुलेस्ट विकास हो। और अगर अबॉर्शन दे रहा है शनि, तो फिर छठे महीने में देगा, ठीक है। सिक्स लॉर्ड हो गया शनि, और वो डेबिलेटेड हो जाए, कंबस्ट हो जाए, रेट्रोग्रेड हो जाए, पाप मद्धत में आ जाए, तो अबॉर्शन कब कहेंगे आप? छठे महीने में कहेंगे। सीख लो, ठीक है। सातवें महीने में मरकरी, मरकरी की चीजें खाइए, हरे फल, हरी पत्ती, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और अगर मरकरी अबॉर्शन दे रहा है फिफ्थ लॉर्ड होके, तो छठे, सॉरी, मरकरी अगर सातवें महीने में अबॉर्शन देगा, ठीक है। और सातवें महीने में प्रेगनेंसी में हमेशा क्या खाना है? मरकरी की वस्तु खानी है, ठीक है। आठवें महीने में एसेंडेंट लॉर्ड, माता का जो एसेंडेंट लॉर्ड, बहुत ध्यान से समझिएगा, आठवें महीने में एसेंडेंट कोई ना कोई लॉर्ड बनेगा, उस लॉर्ड की वस्तुएं खाने में बच्चे का पोषण भरपूर होता है। और अगर एसेंडेंट लॉर्ड पिटा है या फंसा है या कर्तरी में है या 6 8 12 के साथ संबंध बना रहा है, तो आठवें महीने में अबॉर्शन होता है, ठीक है। सेम वे नवे महीने में फिर चंद्रमा रिपीट होता है। नवे महीने में चंद्रमा की चीजें खाने से फायदा होता है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो चंद्रमा की औषधि यंत्र बना के मंत्रों से चार्ज करके, एनर्जाइज करके बाजू पे बांधने से, और कुछ जड़ें हम आपको बता देंगे, वो कमर में बांधने से भी प्रेगनेंसी
बिना दर्द के या लेबर पेन कम होगी, आसानी से हो जाती है, जो आयुर्वेद और ज्योतिष के सिद्धांत बताते हैं। और आने वाले दिनों में हम आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। उसी प्रकार कहीं कहीं आप देखोगे कि 10वें महीने में भी बालक पैदा होता है, तो 10वां महीना अगेन फिर सूर्य का कारक बनता है। ठीक है, तो सूर्य की अगर मान लो प्रेगनेंसी 9 महीने के बाद कभी कभी 1 2 4 5 दिन आगे भी निकल जाती है। ठीक है, तो 10वें महीने में अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो सूर की चीजें खाए, और सूर अगर रिफ्लेक्टेड होगा तो 10वें महीने में भी जन्म के बाद एबॉर्शन या जन्म के बाद तकलीफ या कोई डेथ लाइक सिचुएशन बनेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं ये जानकारी कुछ नई, कुछ रिपीट, कुछ पुरानी आपने एंजॉय की होगी। और डेस्टिनी स्टार पर हम लोग यही हमेशा प्रयास करते हैं कि वो सूत्र जो प्राय लुप्त प्राय हो गए हैं, जो नहीं प्राप्त हो पाए हैं, वो आपके साथ साझा करें। और आप वो एस्ट्रोलॉजी का मर्म देखिए, बीमारी के कॉम्बिनेशन जान लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो बीमारी कैसे, कौन से ग्रह के कारण एक्टिवेट होती है, कितने दिन तक चलेगी। तो आने वाले दिनों में आप डिस्नी स्टार पे हमारे साथ बने रहिए। आशा करता हूँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बहुत से अनसुलझे रहस्य और प्रश्न जो आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं, उन पर हम ज्योतिष रूपी ज्ञान और ज्योति जरूर डाल देंगे, जितना हमें आता है और हमारे चैनल को की जितनी कैपेसिटी है। इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूं, और शीघ्र अतिशीघ्र आपसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की और क्लासेस में हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद, आभार।